में से कई सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम जरूर आती होगी कि आपको नॉलेज तो है, सफिशिएंट नॉलेज है, लेकिन एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अब आप में से कई सारे लोगों ने इसका रीजन ढूंढने की कोशिश की होगी। इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यार आंसर प्रेजेंटेशन। आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो टेक्निक आपको पता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को सीखने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की जाती है, किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से ही बताया था यार, एक एग्जामिनेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कंटेंट और दूसरा होता है आपका आंसर प्रेजेंटेशन। कंटेंट की तैयारी हम लोग साल भर करते हैं, लेकिन आंसर प्रेजेंटेशन हमको लास्ट में तैयार करना पड़ता है। किस तरीके से आंसर को लिखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज होना और एग्जामिनेशन में स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, दोनों की दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। नॉलेज होता है, लेकिन आंसर प्रेजेंटेशन अगर गलत हो जाता है, स्कोर कर पाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है यार। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम लोग आंसर प्रेजेंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जामिनेशन की ही बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि एग्जामिनेशन ने ना आपको कभी देखा है, ना आपको कैरेक्टर को जानता है, ना आपके नॉलेज को उसने कभी टेस्ट किया है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल आंसर शीट होता है जिसको देख करके वो आपको स्कोर करने वाला है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आंसर प्रेजेंटेशन। आपके एग्जामिनेशन में 70% वेटेज आपका कंटेंट का होता है, 30% वेटेज आपका आंसर प्रेजेंटेशन का होता है और आंसर प्रेजेंटेशन इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर प्रेजेंटेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपके कंटेंट में कहीं पर कमी आ जाती है, फिर भी उस चीज को मेकअप करने के लिए आपका आंसर प्रेजेंटेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। कई बार क्या होता है, एक आध क्वेश्चन में हमको काफी ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन उन चीजों को मेकअप करने के लिए आंसर प्रेजेंटेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। जिन लोगों को कंटेंट में प्रॉब्लम आती है, आंसर प्रेजेंटेशन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यार, और इस पर आपको फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब आंसर प्रेजेंटेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका हैंड राइटिंग। कई सारे स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। हैंड राइटिंग आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंड राइटिंग आपको नहीं लिखनी है, कर्सिव आपको नहीं लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसेंट होना जरूरी है। एक थर्ड पर्सन आपका एग्जामिनर जब आपका आंसर शीट पढ़ेगा, हैंड राइटिंग कम से कम उसको समझ में आना जरूरी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जहाँ पर कोई थर्ड पर्सन पढ़ ही नहीं पा रहा है, एग्जामिनर अगर आपका आंसर शीट देखेगा वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर यार दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है। एक आध महीने के अंदर आप काफी आसानी से अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। आपको इंप्रूव करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करना है। अब हैंडराइटिंग अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है यार। अगर आप चाहते हो कि हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें, किस तरीके से हैंडराइटिंग इंप्रूव किया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार। हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आंसर शीट का स्ट्रक्चर। आंसर शीट के स्ट्रक्चर को समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो यार, आंसर शीट मैंने पकड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना मार्जिन ड्रॉ करना है। कई सारे आंसर शीट में ऑलरेडी मार्जिन ड्रॉ होता है यार, तो इस तरीके से देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले अपना मार्जिन ड्रॉ करना है। एक स्केल लेकर के जितनी ब्रेड्थ होती है उतनी बड़ी आपको यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। राइट हैंड साइड में अगर आप चाहते हो ड्रॉ करना तो कर सकते हो यार, लेकिन मैं प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता। वो चीज़ आप लिख सकते हो, उस स्पेस को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर लिखना बिल्कुल भी नहीं है यार। इस स्पेस को आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है। पर्टिकुलरली मार्जिन के इस साइड पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का नंबर देना है। स्पेशली यार मैथ के केस में आप यहाँ पर एक लाइन खींच करके रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं उस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे। अब एग्जामिनेशन में आंसर को प्रेजेंट करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपने आंसर्स को टू द पॉइंट लिखना ही जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ यार। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कई सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट लिख के आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इफेक्ट लिखेंगे साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी लिखते हैं। अब पर्टिकुलरली इस कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने इफेक्ट और सोल्यूशन दोनों के दोनों चीजें मेंशन की है, वहां पर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि वहां पर आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही आती है कि जो आपने वहां पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पूछा गया था, आपने सोल्यूशन भी लिख दिया, तो यहां पर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो आपने यहां पर टाइम इन्वेस्ट किया है, उस
टाइम को आप दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है यार। इसलिए टू द पॉइंट लिखना ही जरूरी है। जितना आपको पूछा गया है उतना ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और इस चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि आपको एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। वहां पर डिस्क्राइब पूछा गया है, गिव रीजन पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है एग्जैक्टली उस चीज को समझ में आना भी जरूरी है। कई सारे क्वेश्चन आपको फेमिलियर दिखेंगे यार एग्जामिनेशन में। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का एक आध वर्ड पढ़ के भी डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देते हैं यार। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना यार। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलता है। 15 मिनट का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है। जो पूछा गया है वही लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यार, कभी भी एक सिंगल वर्ड में आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं यार। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम इन द प्लांट बॉडी। अब कई सारे स्टूडेंट डायरेक्टली लिखेंगे कि यार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, लेकिन इसका सबसे डिसेंट तरीका यही होता है कि आपको फुल सेंटेंस में लिखना चाहिए। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज द ट्रांसपोर्टेशन। इस तरीके से आपको पूरा इलेबोरेट करके उसको लिखना जरूरी है। भले ही आप एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट करते हो, लेकिन उस चीज को लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी चीज को रिपीट करके आप अपना आंसर लिखते हो, काफी अच्छा नीटनेस दिखता है वहां पे। आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख दोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर एक काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। उस केस में एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटने वाला, लेकिन एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके ऊपर वो काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना यार। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है यार। एक्सेप्शन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सारी चीजें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं बी ए सी डी। इस तरीके से लिखना भी काफी ज्यादा बुरा होता है यार। ऑप्शन बी में क्या है वो भी आपको आगे लिखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। इन चीजों को ध्यान में रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यार कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन जिस तरीके से दिया रहता है उसी तरीके से कॉलम ए कॉलम बी बनाते हैं और उसके बाद मैच कर देते हैं आंसर शीट में। ये काफी गलत तरीका होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको कॉलम ए लिखना है, उसके बाद कॉलम ए के जो एलिमेंट है उनका सही आंसर उनके सामने लिखना है। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती कर देते हैं यार। मैच द फॉलोइंग में सही तरीका यही होता है कि आपको कॉलम ए के सामने उनका सही आंसर ही लिखना है। आप मैच द फॉलोइंग करते हो, काफी क्लमजी हो जाता है, वो सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है। सो अवॉइड करना है यार मैच द फॉलोइंग में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यार आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। जितने भी आपके डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको कॉलम ड्रॉ करके सही तरीके से लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेन में लाइन ड्रॉ कर देते हैं यार, कॉलम्स को सही तरीके से बनाते नहीं है। पेंसिल से स्केल का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से कॉलम ड्रॉ करके डिफरेंशिएट आपको करना है। डिफरेंस में आपको एक और चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपका डिफरेंस 2 मार्क्स का है तो वहां पर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपका डिफरेंस 3 मार्क्स का है तो आपको वहां पर 6 पॉइंट्स लिखने हैं। इस चीज को ध्यान में रखना भी जरूरी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 3 मार्क्स के हैं तो वहां पर आप लास्ट में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल अपने आप में एक पॉइंट बन जाता है यार। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की बात कहते हैं कि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में हमारा मार्क्स कट गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि जितने मार्क्स का होता है उसको आपको डबल करके वहां पर उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं। पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के उतने पॉइंट्स बन रहे होंगे। ध्यान से अगर सोचोगे तो जरूर पॉइंट बनेंगे यार। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो होता है यार अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब आप अपना लॉन्ग आंसर लिखते हो, चाहे वो आपका 3 मार्कर हो या फिर 5 मार्कर हो, इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपको रीजन पूछा गया है, आपने कुछ रीजन लिखे हैं, उसको फिर आपने इलैबोरेट किया हुआ है, तो पर्टिकुलर कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना है यार। इस तरीके से एग्जामिनर को काफी ज्यादा आसानी हो जाती है यार आपके आंसर शीट को इवैल्यूएट करते समय। उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि इन चीजों पर उसने लिखा हुआ है, कीवर्ड्स क्या है उसको आपने इलैबोरेट किया हुआ है। तो एग्जामिनर आपके डीप में नहीं घुसने वाला, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ेगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर एग्जामिनर आपके आंसर शीट को इजीली चेक कर पा रहा है तो वहां पर आपके मार्क्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं यार। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कीवर्ड्स जितने भी होते हैं उन चीजों को आपको अंडरलाइन करना है। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमें एग्जामिनेशन में कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो यार, आप जेल पेन चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो यार, लेकिन मैं पर्सनली उस चीज को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जेल पेन की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप जिस साइड में लिखते हो दूसरी साइड में छप जाता है। तो हो सके तो यार जेल पेन को अवॉइड करना, जेल पेन का इस्तेमाल कम ही करो तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा यार बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। यूज एंड थ्रो का जो पेन आता है काफी अच्छा होता है यार, उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा फैंसी पेन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं यार, आपको सिंपल रहना है। जिस किसी पेन में भी आप कंफर्टेबल हो उस पेन को आपको इस्तेमाल करना जरूरी है।
कलर की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही कलर इस्तेमाल करना है, ब्लैक एंड ब्लू। जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन में आप डिफरेंट कलर यूज करके डेकोरेट कर देंगे आंसर शीट को, वैसा बिल्कुल भी मत करना है, काफी ज्यादा ब्लंडर हो सकता है। एग्जामिनर आपके आंसर शीट को देख करके चिढ़ सकता है, इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखता है। एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर के पेन इस्तेमाल करना है, ब्लैक एंड ब्लू। इन दोनों पेन के अलावा किसी भी तीसरे कलर को इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, ग्रीन, रेड, पिंक, ब्राउन, किसी भी कलर को इस्तेमाल मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू इन दोनों कलर में ही आपको लिखना है। और मैं ज्यादा इलैबोरेट करना चाहूँ तो आप जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको ब्लैक में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप डिस्क्राइब करते हो, उन सभी चीजों को आप ब्लू पेन में लिख सकते हो। आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस तरीके से अच्छे तरीके से नीटली आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट्स आप में से पूछ सकते हैं कि भैया हमें आंसर शीट में सीक्वेंस में आंसर लिखना जरूरी है कि नहीं। अब देखो यार, अगर आप आंसर सही तरीके से लिख सकते हो, सिस्टमैटिकली लिख सकते हो, आपको उसमें एडवांटेज जरूर मिलने वाला है। अगर आप लिख सकते हो आपके लिए ही अच्छा है, एग्जामिनर के माइंडसेट में भी काफी अच्छा इंप्रेशन आएगा कि इसने सिस्टमैटिकली लिखा है। अगर आप सिस्टमैटिकली नहीं लिख सकते हो, प्रॉब्लम क्या आती है यार, हमको आंसर बीच में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया, 2 आया, 3 नहीं आया, फिर हमको उसको स्किप करके 4 लिखना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही होता है कि आप स्पेस छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 अगर आपको नहीं आता है तो पर्टिकुलरली उतना स्पेस आप छोड़ दो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकते हो। अगर आप सारे के सारे आंसर्स को सही तरीके से सिस्टमैटिकली नहीं लिख पाते हो, अगर आपको दिक्कत आती है, कम से कम ट्राई करो कि सारे के सारे सेक्शन के क्वेश्चन एक तरीके से हो। एक जगह पर एक ही सीक्वेंस में सारे के सारे एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन होना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप सेक्शन सी को जा सकते हो, लेकिन सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन एक जगह पर होना जरूरी है। उसके बाद आप वापस सेक्शन बी पर आ सकते हो। यहाँ पर काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम लोग सिस्टमैटिकली नहीं लिखेंगे तो क्या हो सकता है। देखो यार, इसके सबसे 2 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होते हैं यार। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही होगा कि एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि इसने सिस्टमैटिकली नहीं लिखा है, एक काफी गंदा इंप्रेशन आता है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली लिखते हो, एक अच्छा इंप्रेशन आने वाला है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 लिखोगे, इससे क्या होगा यार, अगर आपने आंसर छोटा लिखा हुआ है, वहां पर गलती से 3 मार्क के क्वेश्चन को 2 मार्क समझ करके 1.5 आपको दे देगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा गलती हो सकती है यार। इसीलिए आपको सिस्टमैटिकली एक सेक्शन को लिखना जरूरी है। अगर आपका सेक्शन बी करने का मन नहीं है, सेक्शन सी कर सकते हो। सेक्शन सी आपने हेडिंग लिख दिया, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन 3 मार्कर वाले हैं। एग्जामिनर को समझ में आ गया कि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्कर वाले हैं, वो 3 में से ही मार्क देगा। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सफल करके लिखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 फिर 10, 11, 12 इस तरीके से लिखोगे, वहां पर आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस हो सकते हैं। एग्जामिनर इंटेंशनली नहीं, लेकिन गलती से वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्राई करना कि कम से कम आंसर शीट में सारे के सारे आंसर्स आपके सिस्टमैटिकली कम से कम होने चाहिए। सोल्यूशन क्या है यार, अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं, कम से कम स्पेस छोड़ दो, वहां पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके सेकेंडरी एलिमेंट्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं यार। जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको डायग्राम और ग्राफ बनाना जरूरी है। अगर डायग्राम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वहां पर तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप डायग्राम बना सकते हो, वहां पर आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना चाहिए यार। अब डायग्राम के लिए यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है, आपको डेकोरेट करके अच्छे तरीके से ड्रॉ करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आप अच्छा ड्रॉ कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं यार। जिस तरीके से हो सकता है वहां पर ड्रॉ करो। इंपॉर्टेंट होता है यार लेबलिंग। अगर आप लेबलिंग गलत करते हो, मार्क्स वहां पर जरूर कटने वाले हैं। इसीलिए इस चीज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। अच्छे तरीके से डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, उसी के बाद जाकर के एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना एक समझदारी का स्टेप होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके डायग्राम्स हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो यार। जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको डायग्राम को लगा देना है, काफी एडवांटेज आपको मिलने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्राफ का। ग्राफ में आपके सारे के सारी चीजें देखनी जरूरी है। आपके ग्राफ में एक्सिस अच्छे तरीके से ड्रॉ है कि नहीं, लेबल है कि नहीं, आपने स्केल लिखा है कि नहीं, यूनिट्स लिखा है कि नहीं, इन चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने डायग्राम और ग्राफ को एक एडिशनल एलिमेंट्स की तरह क्वेश्चन के साथ जोड़ करके अपने आंसर शीट को प्रेजेंट कर सकते हो। काफी अच्छा इंप्रेशन आता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप हर एक आंसर के बाद एक लाइन खींच सकते हो यार। ये सबसे लास्ट में आपको करना है, जब आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया यार, हर एक आंसर के बाद आपको एक लाइन छोड़ना जरूरी है। कोई भी जरूरत नहीं वहां पर पेपर बचाने की, सफिशिएंट पेपर आपको दिया जाता है। अच्छे तरीके से लाइन को यूज करो। एक क्वेश्चन लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर एक क्वेश्चन लिखा, इस तरीके से लिख सकते हो। आपके लिए काफी अच्छा नीट एंड क्लीन इंप्रेशन आता है एग्जामिनर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको आंसर शीट को प्रेजेंट करना है।
भूलना बिल्कुल भी नहीं है, लाइन छोड़ना जरूरी है, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ कहाँ पर खत्म हो गया, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको एक लाइन छोड़ना है। जब आपने सारा का सारा आंसर लिख लिया, इफ अगर आपके पास टाइम बचता है तभी जा करके एक ब्लैक पेन लो, अपना स्केल लो, वहां पर लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो। हर एक आंसर के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, काफी नीट एंड क्लीन दिखता है, काफी अच्छा इंप्रेशन आता है। आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि कभी भी आंसर की शुरुआत लास्ट के 2 लाइन बाकी है वहां पर बिल्कुल भी मत करना यार, ऐसा काफी गंदा इंप्रेशन आ जाता है। अगर 2 मार्कर है 1 मार्कर है वहां पर आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर एक 5 मार्कर वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप लास्ट के 2 लाइन बाकी यहाँ पर लिख देते हैं फिर वहां पर लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 5 मार्कर वाले, स्पेसिफिकली 5 मार्कर वाले तो आपको फ्रेश पेज से ही शुरू करना चाहिए। हर एक 5 मार्कर वाले को एक फ्रेश पेज से शुरू करो, काफी अच्छा इंप्रेशन आता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से ट्राई कर सकते हो। अगर हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करें तो सोशल साइंस और साइंस को रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके माइंड में जरूर आता होगा कि आंसर शीट में हमें आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यार पॉइंट वाइज को ही जाएगा। अगर आप पॉइंट वाइज मेंशन करते हो, एग्जामिनर के माइंड में सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि इसने 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होती है। इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पता है, अगर आपको आंसर पता है, तभी जाकर के इस रास्ते पर जा सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको थोड़ा थोड़ा पता है कि क्या हो सकता है, तो उस केस में आप आंसर प्रेजेंटेशन को पैराग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइंस में जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होता है, डायग्राम में आपका लेबलिंग इंपॉर्टेंट होता है। लेबलिंग सही तरीके से होना काफी जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से लेबल नहीं किया है, वहां पर भी मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से लेबल करना है, जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम और ग्राफ भी अगर पॉसिबल हो, जितने भी 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वहां पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम लोग स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के बारे में बात करें कि मैथमेटिक्स में आपको किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, सबसे पहला सवाल आपको यही आएगा कि हमको रफ कहां पर करना चाहिए। कई सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि राइट हैंड साइड में एक कॉलम बनाओ, एक लाइन ड्रॉ करो और वहां पर आप रफ कर सकते हो। लास्ट में एट द एंड आप उस चीज़ को कट कर सकते हो, या फिर चाहो तो उस चीज़ को वहीं पे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर रफ मेंशन कर सकते हो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, आपको सजेस्ट करना चाहूँ, तो एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अगर आप चाहो तो लास्ट के पेज में आप रफ लिख करके रफ कर सकते हो यार, वो काफ़ी सिंपल होता है, उस चीज़ को लिख सकते हो। यहाँ पर आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपने रफ एक पर्टिकुलर पेज में कर दिया, उस चीज़ को काटना चाहो तो काट सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जहाँ पर आंसर सॉल्व कर रहे हो, काफी अच्छा इंप्रेशन आता है, काफी नीट एंड क्लीन तरीके से सारी की सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। कंस्ट्रक्शन के लिए काफी अच्छा राउंडर होना जरूरी है, काफी अच्छा पेंसिल होना जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट्स आपके बराबर होने भी जरूरी है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में इन चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। जिस तरीके से प्रूफ को लिखा जाता है, गिवन टू प्रूफ या फिर कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से लिखना भी जरूरी है। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हमने आंसर शीट के सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया, किस तरीके से आंसर आपको प्रेजेंट करना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। इन सभी चीजों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 2-3 महीने के अंदर इन चीजों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप काफी अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।